जब यहाँ अरबाज की हत्या इसलिए कर दी जा सकती है कि उसकी बहन का दुपट्टा खींचता था, तो अगर असद ने सूर्या की हत्या कर दी तो क्या गलत कर दिया भाई? देखिए, कोई भी इनकलाब जो आता है ना, वो कुर्बानी के बाद आता है। करो जो तुम्हें करना है, चोरी, डकैती, बदमाशी, रोबरी, ये वो सारे जुर्म करो, हम छुड़वाने वाले बैठे हैं ना। मैं इस इनकाउंटर को भी गैर संवैधानिक कहता हूँ। ये मॉब लिंचिंग ही है कि आप मुझे बोलने नहीं दे रही हो कि नहीं? मॉब लिंचिंग बोलते हैं। मुझे नहीं बोलना। आप सच में इमाम हैं? वो भी बोलूंगा आप ये मैं। बात बोल रहे हैं कि अब मैंने आपकी मॉब लिंचिंग कर दी, इतना बड़ा आरोप। इसी बात को तो मॉब लिंचिंग कहते हैं कि आप बोलने ना दो। अरे भाई, हम माइनॉरिटी में हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच बोलते हैं सर, फ्रीडम ऑफ स्पीच बोला जाता है, मॉब लिंचिंग नहीं बोली जाती। मॉब लिंचिंग जो होती है भीड़ में होती है। मैं यहाँ अकेली हूँ, मेरा एक कैमरामैन है बस, और कोई नहीं है। मॉब लिंचिंग कर दी मैंने साजिद रशीदी। नमस्कार, मैं हूँ माही सिंह और आप देख रहे हैं द न्यूज़ पेपर। आपने सूर्या चौहान मर्डर केस सुना होगा, जिसको लेकर अब तमाम आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। सूर्या की मौत के बाद अब तमाम ऐसे आरोप उस पर लग रहे हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि असद की बहन के साथ सूर्या का अफेयर था, जिसके बाद ये पूरी घटना को अंजाम दिया गया। और जिसमें एक दूसरा एंगल निकल कर आता है, जो सूर्या के दोस्त थे, जो उनके परिवार वाले हैं, वो ये बात कह रहे हैं कि बकरीद के दिन इंटेंसली बुलाया गया दोस्ती के नाम पर, और फिर ये बोला गया कि आओ दिखाते हैं बकरा कैसे हलाल करते हैं, और उसके बाद सूर्या की मौत हो जाती है। अब इस पे तमाम ऐसी कंट्रोवर्सी निकल कर आ रही है। टीवी पर खूब डिबेट चल रहा है, सोशल मीडिया पर भी खूब डिबेट चल रहा है, जिसमें मुसलमान को ये लग रहा है कि उनके साथ भेदभाव हो रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में बुलडोजर एक्शन कहा जा रहा है कि अब असद के घर पर होगा। दूसरी तरफ असद का इनकाउंटर हो गया है, और 7 लोगों के इनकाउंटर, जो 6 लोग बचे हुए हैं, उनके भी इनकाउंटर की मांग हो रही है। ये भी एंगल निकल कर आ रहा है कि ये जो पूरा असद का जो कारनामा था, उसके पीछे उनके पिताजी का हाथ था। ये तमाम चीजें निकल कर आ रही है। आज इन्हीं तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौलाना साजिद रशीदी सर जुड़े हैं, इनसे जानेंगे कि ये क्या कुछ कहते हैं। चलिए देखते हैं। सर, ये जो खोड़ा में घटना हुई है, आपने एक स्टेटमेंट दिया जिसमें आपने कहा कि सूर्या चौहान का अफेयर चल रहा था असद की बहन के साथ, क्या कहेंगे? ये मैंने नहीं कहा। जब असद को पुलिस ने गिरफ्तार किया, पुलिस की गाड़ी में असद बैठा हुआ था। एक पत्रकार ने उससे पूछा ये क्यों किया, तो उसने उस वक्त ये खुलासा किया कि वो मेरी बहन को भद्दे भद्दे कमेंट्स करता था और मेरी बहन को बोलता था सोने में तोल दूंगा। कोई मेरी बहन को सोने में तोलेगा और मैं चुप बैठूंगा। इस तरह की बात उसने खुद कही है। दूसरे, उसके पड़ोसियों के अब और नए बयान निकल के सामने आ रहे हैं कि उनमें गहरी मित्रता थी और बाइक पे दोनों अक्सर देखे जाते थे। कभी बाइक असद चलाता था, कभी बाइक सूर्या चलाता था। उसके अलावा उसकी जो माता का बयान है, माता जो अभी कह रही हैं, उसको वो तो बड़ा विचित्र बयान है। जो माँ अपने बच्चे को खो दे, वो टीवी के सामने आकर कह रही है मुझे 5 लाख रुपया दिया जाएगा, मुझे एक मकान दिया जाएगा, मुझे एक नौकरी दी जाएगी, उसके भाई को जो है सिक्योरिटी गार्ड दिए जाएंगे, और कई सारी बातें उसने बोली जो मुझे याद नहीं रही। बड़ी अजीब सी बात है कि आदमी इन हालात में जब जवान बच्चा चला जाए, इन तमाम चीज़ों को महत्व दे रहा है। तो उन्हीं के एक पड़ोसी ने कहा, उन्हीं के एक पड़ोसी, मैं नहीं कह रहा हूँ, कि ये कहीं ऐसा तो नहीं कि अगर इस मामले की जांच हो, कुछ और निकल कर सामने आए, मुजरिम असद ही ना हो, कोई और मुजरिम हो, जानबूझकर सूर्या के साथ ये सब लेने। जो फुटेज और वीडियोस आई हैं, ये किसी ने देखा या फिर किसी ने ये बोला कि यहाँ पर असद नहीं था या उसके 6 दोस्त नहीं थे, उसके बाप ने उसको प्रोवोक नहीं किया था, ये किसी ने सुना या किसी ने प्रमाण दिया इसका? देखिए, ऐसी कोई वीडियो नहीं है जैसी वो बता रहे हैं कि साहब असद को ये कहा गया आ तुझे बकरा काटते हुए कैसे होता है वो दिखाते हैं। सूर्या के दोस्त भी उसके साथ थे, वो बता रहे हैं जो उन्होंने सुना। नहीं, ये सूर्या के घर वालों के बयान है, दोस्तों की भी नहीं है। उसका दोस्त अभी बयान आपने सुना नहीं शायद, तो उसमें उन्होंने खुल के कहा कि मैं सूर्या के साथ था, जब उसको चाकू मारा गया तो मैं डर की वजह से थोड़ा पीछे चला गया, फिर जब वो लोग भाग जाते हैं तो हम उसको हॉस्पिटल उठाकर बाइक से, हम तो वहाँ घटना पे भी गए, हमने दिखाया कि वहाँ पर कहाँ पर चीज़ें हुई थी कैसे। तो उसमें, और आप रही बात, दूसरी बात जो कह रहे हैं कि उसकी माँ ये टीवी पे आके 5 लाख
सूर्या सहारा था घर का, अगर किसी का बेटा चला जाएगा तो जाहिर तौर पर जिंदगी वहीं नहीं रुक जाती है सर, उसके आगे भी जिंदगी है। अगर उनको इस बात की उम्मीद है या शासन प्रशासन मदद कर रहा है तो उसमें भी कोई बुरी बात नहीं है, अगर वो इस बात को लेकर तसल्ली, देखिए एक चीज़ तो चली गई, अगर दूसरी चीज़ मिल रही है जीवन यापन करने के लिए तो उसमें भी कोई बुराई नहीं है। लेकिन जो ये स्टेटमेंट बार बार आ रहा है कि मुस्लिम जो हैं वो बोलने से डर रहे हैं, कोई कह रहा है कि भेदभाव हो रहा है, इनकाउंटर जो है वो भी फर्जी किया गया है, आप क्या कहेंगे? मैं इस इनकाउंटर को भी गैर संवैधानिक कहता हूँ। अच्छा। इसलिए कहता हूँ कि ये भारत जो है लोकतांत्रिक देश है और लोकतांत्रिक देश में कुछ प्रक्रियाएं होती हैं। प्रक्रिया क्या है कि पहले आदमी को पकड़ो, उससे पूछताछ करो, पूछताछ में अगर कुछ निकलता है उसके खिलाफ एफआईआर करो, एफआईआर लेकर जो है आप कोर्ट जाओ, कोर्ट डिसाइड करता है कि साहब इसके खिलाफ कार्रवाई क्या होनी चाहिए। पुलिस को ये अधिकार है ही नहीं कि आप जो है किसी को उठाओ और उसका इनकाउंटर कर दो। रही बात ये कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि साहब इनकाउंटर की भी एक प्रक्रिया होती है। हमने बहुत सारे केसेस ऐसे देखे हैं और फिल्मों में भी दिखाए जाते हैं कि इनकाउंटर कैसे होता है, क्यों होता है, क्यों किया जाता है। फिल्म को तो आधार नहीं बनाया जा सकता। खैर, आप ये जो एक बड़ा एग्जाम्पल दे रहे हैं ना कि अरे यहाँ पर अगर हो गया तो गैर संवैधानिक था, लेकिन जो मर्डर हुआ वो क्या पूछ के हुआ या लोकतंत्र के हिसाब से हुआ, या फिर जो आप बोल रहे हैं कि हर चीज़ की कानूनी प्रक्रिया होती है। तो जब असद को ये लग रहा था कि उसकी बहन को इस तरीके से अभद्र टिप्पणी कर रहा था, मारना सही था या फिर जाकर पुलिस कंप्लेन करना सही था? नहीं, पुलिस कंप्लेन करना चाहिए था। मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ। असद को कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए था। लेकिन कई बार स्थिति ऐसी हो जाती है, सपोज कीजिए मेरी बेटी या मेरी बहन को मेरे सामने कोई आदमी इस तरह की अभद्र बातें करें तो स्वाभाविक है। क्या प्रूफ है अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया? कोई अपने बचाव के लिए कुछ झूठ नहीं बोल सकता। उसकी बहन 34 साल की है, सूर्या 17 साल का है। आप लोगों में अगर 14-15 में शादी हो जाए या किसी मजहब में, किसी धर्म में 14-15 में शादी हो जाए तो 34 साल में 17 साल का बच्चा हो जाएगा। तो कोई अपनी माँ की उम्र के साथ इस तरीके का अभद्र टिप्पणी करेगा? खासकर दोस्तों में तो बिल्कुल नहीं किया जाता। ना तो उसकी बहन 34 साल की है और ना सूर्या 17 साल का है। उसकी बहन का सर्टिफिकेट आपके पास है, बर्थ सर्टिफिकेट की? वो 34 की नहीं है। नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ जो शादी है वो 18-19 साल में, 19 साल में हो जाती है, हद से हद 20 साल में हो जाती है। तो उसकी शादी को जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं, उसकी शादी को 3 से 4 साल हुए हैं। अब अगर 20 साल की भी उसको लगाओ, 20 साल में शादी हुई, या 22 की भी लगाओ तो 4 साल शादी को लगाओ, 26 की हो गई। मतलब आप इतना जस्टिफिकेशन दे रहे हैं, आप ये मान रहे हैं कि अफेयर चल रहा था और ये बात एकदम जो असद ने बोली है वो एकदम सही बोली है? देखिए, जब उसने पुलिस की गाड़ी में बैठकर ये बात कही तो उसका कोई तो आधार होगा। अच्छा, पुलिस की गाड़ी में क्या मतलब ऐसा कोई मीटर लगा होता है कि उस पर बैठते ही सच बोलने लगते हैं? फिर तो पुलिस कहती है ना कि भाई ऐसा क्यों बोल रहा है तू, ऐसी तो कोई बात नहीं है। पुलिस कहती है खुद कैमरे के सामने। नहीं, जब तक बयान ऑन रिकॉर्ड दर्ज नहीं होता है पुलिस उस पर टीका टिप्पणी नहीं करती है। जब ऑन रिकॉर्ड हो जाता है तब पुलिस उस पर टीका टिप्पणी करती है। अगर ऐसा होता केवल अफेयर का मामला होता तो उसमें फिर एनकाउंटर नहीं होता। मैडम, कल अगर असद के परिजन कोर्ट चले जाएं तो वो जो क्लिप है जो किसी भी चैनल के सामने उसने कहा है उसको भी कोर्ट में पेश किया जाएगा, वो भी आधार होती है, ये मानना पड़ेगा आपको। तो पुलिस इस बात को डिनाई नहीं कर सकती। पुलिस की जीप में बैठकर जब वो इस तरह की बातें कर रहा है और पुलिस उस पर जो है कोई एक्शन नहीं ले रही है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ तो सच्चाई है। पुलिस की जीप में बैठ के अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी भी ये कह रहे थे कि वो निर्दोष हैं, तो क्या वो निर्दोष थे सर? निर्दोष कहना अलग चीज़ है। देखो, दो बातों को एक जगह मत करो। अगर कोई, हर मुजरिम ये कहता है मैं निर्दोष हूँ, हर मुजरिम यही कहता है, लेकिन जुर्म करने की जो पीछे की वजह है वो वजह बिल्कुल अलग होती है। ठीक है। उसने जो बताया कि बहन के साथ ऐसा किया, ये स्वाभाविक है, नेचुरल है कि गुस्सा आ जाता है कि अगर किसी की बहन को आप छेड़ोगे, उल्टी सीधी बातें करोगे। और जब और गुस्सा आता है जब अपना ही कोई आदमी, जिससे आदमी जी जान से ज़्यादा प्यार करता है, दोस्ती है, मोहब्बत है, वो आदमी इस तरह की बातें करे तो ये तो ऐसा हो गया ना। समझाया जाता है, जान से मार दिया जाता है। उसने बोला कि मैंने उसको कई बार मना किया। अच्छा। उसने बोला कि मैंने उसको कई बार मना किया, लेकिन वो नहीं माना, बराबर यही हरकत करता रहा। वो क्लिप है आपके पास, वो दिखाएंगे, क्लिप है आपके पास? मैं उसकी हत्या को जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ।
कि भाई असद ने जो कुछ किया, कर रहे इतने देर से नहीं मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ, मैं उन तमाम पहलुओं को रख रहा हूँ आपके चैनल पे जो पहलू इस मामले में निकल के हैं। जैसे सलीम वास्तिक के बारे में आए थे, बहुत सारी बातें आई थी। अब देखिए, मैं सलीम वास्तिक को फिर कोट कर रहा हूँ। सलीम वास्तिक को जैसे ही हमला हुआ, उन 2 लोगों को मार दिया गया, लेकिन जब पुलिस उसके घर पे पहुंची और पता चला कि ये 13 साल के एक मासूम का कातिल है, तो क्या उसका इनकाउंटर हुआ? हुआ क्या? हुआ क्या? मतलब अरेस्ट हुआ या नहीं हुआ? नहीं, सवाल अरेस्ट का नहीं है। फिर किसका है? सवाल अरेस्ट का नहीं, अरेस्ट तो असद को भी कर लिया था, तो उसका इनकाउंटर। असद भाग रहा था। वो देखिए, सुनिए, फायरिंग करना और भागना और पुलिस पे फायरिंग करना दोनों में अलग चीज़ है। कोई सरेंडर कर देना, किसी को गिरफ्तार कर लेना और अपने मन से वो गिरफ्तार हो जा रहा है, कोई ऐसा एक्शन नहीं कर रहा है, तो वो तो वैलिड है ना फिर सर। देखिए, 2 चीज़ें हैं, उसको समझिए आप। एक तो असद को जब गिरफ्तार किया, वो पुलिस की जीप में बैठकर बयान दे रहा है, अच्छा, ठीक है। शांति के साथ में बयान दे रहा है। फिर पुलिस ये कहती है कि वो भाग रहा है, उसके हाथ में पिस्टल कहाँ से आ गया? जब गिरफ्तार किया, अगर उसके हाथ में पिस्टल होता तो पहले उसका पिस्टल छीना जाता, फिर उसको पुलिस गिरफ्तार। के पास पिस्टल होती है या नहीं? सुन तो लीजिए मेरी बात सुनिए तो सही। किसी भी मुजरिम को जब पुलिस पकड़ती है तो उसकी पहले तलाशी लेती है, होती है कि नहीं होती? अगर कोई भी धारदार हथियार या कोई ऐसा मौलिक हथियार उसके पास होता है जिससे वो कुछ हमला वगैरह कर सकता है, तो सबसे पहले वो अपने कब्जे में लेती है। जब वो पुलिस की गाड़ी में बैठा हुआ बयान दे रहा है, इसका मतलब पुलिस ने उसको अरेस्ट कर लिया और उसके पास कोई ऐसी चीज़ नहीं है। फिर अगले दिन खबर ये आती है कि उसको इनकाउंटर कर दिया गया। तो क्या अगर आप में बैठे हैं, कोई अगर आपको लग रहा है कि मेरे से खतरा है और मेरे पास कोई गन है, बंदूक है या फिर कुछ ऐसे हथियार है, तो आप नहीं छीन के अपनी जान बचाने की कोशिश करेंगे? असद भी वही कर रहा था, भागने की कोशिश कर रहा था, पुलिस ने इनकाउंटर कर दिया। देखिए, ऐसा है, बहुत इनकाउंटर फेक होते हैं। और पुलिस जो है जब अपनी पे आती है तो रस्सी का सांप बना देती है। पुलिस जो है किसी को भी मुजरिम साबित करने के लिए उसकी गाड़ी में शराब तक रख देती है, उसकी गाड़ी में स्मोक तक रख देती है, उसके घर में स्मोक तक रख देती है, ठीक है। मुजरिम बनाना। यही है, लोग भाईचारा, भाई बोलकर चारा बना देते हैं, लोग भाईचारा की आड़ में मर्डर कर देते हैं, लोग बकरीद के दिन ले जाके मार देते हैं, होली के दिन रंग के कोई छींटे पड़ने पर उनको मार दिया जाता है। तो ये सब भी तो एक मुद्दा है, आप जो ये बता रहे हैं। 3 हत्याएं हुई हैं। एक हत्या चिराग त्यागी की भी हुई है, एक हत्या दिल्ली में अरबाज की भी हुई है, सेम पोजीशन में दोस्तों ने की है और चाकू से की है। और एक हत्या साहिबाबाद में भी हुई है, एक हत्या कानपुर में भी हुई है, एक 1.5 साल के बच्चे को पटक पटक के मार दिया गया। इनमें से किसी का एनकाउंटर हुआ? सबके जो बच्चे वाला बता रहे हैं, पैर में गोली मारी गई है। शिवम त्यागी का मामला है, उसने सरेंडर कर दिया है, उसके दोस्त ने ही, क्योंकि वो पैरा ओलंपिक में उन लोगों का कुछ विवाद चल रहा था। शिवम त्यागी का जो दोस्त जिसने मारा, उसने खुद सरेंडर कर दिया, हाँ मैंने मारा है। दूसरी बात, आपने जो एक घटना का जिक्र किया, वहां पर भी आरोपी पकड़े गए हैं, उन्होंने भी सरेंडर कर दिया है। भागना, सरेंडर करना, पुलिस के ऊपर अटैक करना, सब चीज़ में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है सर, हर किसी को कॉरिलेट नहीं कर सकते। मैडम, मैं भी तो कह रहा हूँ कि असद को पकड़ लिया गया था, सरेंडर नहीं किया था, भाग रहा था सर। एक दिन पहले पकड़ लिया गया था उसको, और गाड़ी में बैठकर उसने इस बात को आप क्यों नहीं समझना चाह रही हैं? गाड़ी में बैठकर, पुलिस की गाड़ी में बैठकर वो प्रेस वालों को प्यार के साथ में बयान दे रहा है अपना। ठीक है, चलिए, बिल्कुल प्यार के साथ में। अगर उसके हाथ में हथियार होता या कोई धारदार चीज़ होती तो पुलिस का उसको छोड़ देती। ठीक है, ये बताइए, जो आप कह रहे हैं कि ये सारी चीज़ें हुई, उसने जो बयान दिया है, उसके बहन के साथ अफेयर था, ये था, कोई सीसीटीवी कैमरा लगा के बैठा था क्या, या किसी के पास कोई ऐसा प्रूफ है? अब वो तो अपना जस्टिफिकेशन देने के लिए जिंदा तो है नहीं कि वो आके बताएगा कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। अब चाहे जो उसके ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा दे, आप भी टीवी पे बोल रहे हैं कि हाँ उसके साथ अफेयर चल रहा था, किसी के पास वो सीसीटीवी कैमरा की फुटेज है अफेयर वाली? उसका बयान तो जिंदा है ना। बयान जिंदा है, तो आप उसके बयान को प्रूफ मान रहे हैं, और जो सरकार, जो शासन प्रशासन कर रहा है, वो आप गलत डिनाई कर रहे हैं। देखिए, एक चीज़ को समझिए आप, शासन प्रशासन कब कहाँ क्या स्थिति होती है, उसी स्थिति के अनुकूल काम करता है।
एक चीज़ और हुई खोड़ा में, आप जो बोल रहे हैं मदरसे पे, वहाँ पर कहा जा रहा है कि 3 मदरसे हैं जिनके ऊपर इंक्रोचमेंट है, मान्यता प्राप्त नहीं है, वेरीफाइड नहीं है। उस पर आप क्या कहेंगे? अब वहाँ के जो खोड़ा के मुसलमान हैं वो अपने आप को विक्टिमाइज बता रहे हैं, वो कह रहे हैं कि उनके साथ गलत हो रहा है और उनके साथ अत्याचार हो रहा है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, रहमानिया मदरसा जिसको दिखा रहे हैं ना बार बार, उसके जिम्मेदार बराबर वहाँ जो कोतवाल या डीआईजी जो भी पहुँचे वहाँ, उन सब के सामने ये कह रहे हैं साहब हमारे पास सारे प्रूफ हैं, इसके ओरिजिनल दस्तावेज हैं हमारे पास। दूसरे वहाँ कुछ लोग खड़े हुए ये कह रहे हैं भाई आपने सील कर दिया, जो बच्चे अंदर हैं उनको भी आपने सील कर दिया। दो गेट है ना, छोटा गेट भी है, पीछे से निकल सकते हैं बच्चे। नहीं, सील कर दिया बाकायदा भाई। अरे मैंने देखा 2 गेट है, अभी वहीं से आ रही हूँ, वहाँ पे देखा 2 गेट है, छोटे बच्चों का निकलने के लिए रास्ते हैं। ये तो अलग बात है कि आप इसको वो बना दे, हुआ बना दे कि अरे बच्चों को बंद कर दिया, बच्चों को, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन कहा यह जा रहा है कि मान्यता प्राप्त वो नहीं है मदरसे, अब उसको तोड़ा जा रहा है। तो खोड़ा के मुसलमान कह रहे हैं कि योगी जो है बायस्ड है और फिर उनके साथ गलत हो रहा है, उनके ऊपर गलत एक्शन लिया जा रहा है। एक वीडियो में सुन रहा था, एक बंदे ने कहा कि भाई यहाँ 4 से 5 मदरसे हैं, उन 4 से 5 मदरसों में या जो 5, 7, 10 मदरसे हैं उनमें से ऐसा हो सकता है कि 20% के पास कागज़ ना हो, 80% के पास कागज़ हैं। लेकिन मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाह रही हूँ, जो मदरसे को लेकर सवाल उठ रहे हैं, बार बार ये कहा जाता है कुछ लोगों के द्वारा कि अगर स्कूल है तो मदरसों को इतनी ज़रूरत क्या है? अब क्या पढ़ाई मंदिरों और मदरसों में होगी, स्कूल में नहीं होगी? गुरुकुल भी बंद करवा दीजिए, मदरसे बंद करवा दीजिए। गुरुकुल में क्यों पढ़ाया जाता है बच्चों को? अच्छा, गुरुकुल में जो पढ़ाया जाता है क्या उसमें केवल इसी चीज़ की धार्मिक ही वो दिया जाता है, ज्ञान दिया जाता है? गुरुकुल में साइंस भी पढ़ाया जाता है, हिंदी भी पढ़ाया जाता है, पॉलिटिकल, हिस्ट्री, जियोग्राफी सब पढ़ाया जाता है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, नहीं पढ़ाया। देखिए गुरुकुल में सिर्फ धार्मिक एजुकेशन दी जाती है, अच्छा, उनको जो है पंडित बनाकर तैयार किया जाता है। अच्छा, मदरसों में बच्चों को हाफिज़ और मौलवी बना के तैयार किया जाता है। और एक आंकड़ा मैंने शायद पहले भी आपको बताया था, अब फिर बताता हूँ, मुसलमानों के सिर्फ 4% बच्चे जाते हैं मदरसों में, सिर्फ 4%। 96% बच्चे जो है वो जो है स्कूलों में जाते हैं। ठीक है, 4% के लिए तो इतने मदरसे की जरूरत भी नहीं है फिर। सुन लीजिए ना, सुन लीजिए ना, सुन लीजिए। और वो 4% भी हमारी ज़रूरत है। क्या ज़रूरत है? हमें कुरान पढ़ाने के लिए हाफिज़ भी चाहिए, इमाम भी चाहिए, हदीस पढ़ाने के लिए मौलवी चाहिए, फतवा देने के लिए मुफ्ती चाहिए। ये हमारी ज़रूरत है। हम अपनी ज़रूरत के अनुकूल उन 4% बच्चों को मजहबी तालीम देते हैं। और वो मजहबी तालीम ऐसी नहीं है कि हमारी जो सरकारी एजेंसियां हैं उनसे बहुत छुप छुपा के तालीम दी जा रही है। सरकारी एजेंसियों को सारा पता है कि मदरसे में क्या पढ़ाया जाता है। ये अलग बात है कि आप कह दो कि साहब साजिद रशीदी के घर में जो है बम रखा हुआ है, वहाँ तो बम की फैक्ट्री है, वहाँ तो चाकू छुरी बनते हैं, वहाँ तो सब ये कह दो, कहने में क्या जाता है? कोई भी कह देता है। ये जो बयानात हिंदू नफरती चिंटुओं की तरफ से आते हैं कि साहब मदरसों में आतंकवाद पढ़ाया जाता है, ये इतना गंभीर इल्ज़ाम है हमारे देश की एजेंसियों पर कि 70-75 साल हो गए देश को आज़ाद हुए हुए, और एजेंसियों को ये तक पता नहीं कि आतंकवाद की पढ़ाई जा रही है मदरसों में। आप ये बताइए, जो सूर्या का ये मर्डर हुआ, क्या वो हिंदू मुस्लिम एकता को खंडित नहीं करता है? अगर असद ने बकरीद के दिन, पर्टिकुलर दिन, किसी दिन ले जाकर दोस्ती की आड़ में इतना बड़ा घिनौना काम किया है, वो गलत नहीं है? 28 फरवरी को ही बकरीद के दिन अरबाज की भी हत्या हुई। 4 हिंदू लड़कों ने इस बात पे हत्या कर दी। उन लड़कों ने कहा कि जाके सिगरेट ले आओ, दोस्त थे आपस में, ये अरबाज के दोस्त थे। उसने कहा भाई मैं नहीं जाऊँगा, कह देता आदमी। मैटर तो वहाँ बहन का था, बहन का मैटर आप यहाँ लेके आए, बहन का असली मैटर तो वहाँ था। पूरा मुद्दा अगर जानेंगे तो ये कहा जा रहा है कि वहाँ पर जिस मुस्लिम युवक की हत्या हुई उसकी बहन के दुपट्टे खींचा करता था रास्ते से। बताना चाह रहा हूँ, सुनना ही नहीं चाह रही हैं आप। मैं ये कह रहा हूँ कि 4 हिंदू लड़कों ने सिर्फ सिगरेट न लाने पर एक मुसलमान लड़के की हत्या कर दी, सिर्फ सिगरेट न लाने पर दुकान से। देखो कितनी छोटी सी चीज़ है। अगर कोई बंदा, हम 3 लोग बैठे हैं, हम में से कोई कहे भाई तुम जाके ज़रा चाय ले आओ, फलां ले आओ, और वो कहते हैं नहीं मैं नहीं ला रहा हूँ, तो इस पर हत्या की क्या बात है भाई? ठीक है, नहीं ला रहा है, कोई बात नहीं। उसकी जो बात है असद की, असद ने तो खुद कहा कि मेरी बहन के साथ भद्दे कमेंट करता था वो। तो चारों लड़कों का बयान आपने सुना? जो आप बता रहे हैं कि वो जो मुस्लिम युवक की जिस हिंदुओं ने हत्या की, उन चारों का बयान आपने सुना?
यही बयान है कि वो उनके बहन के साथ दरिंदगी करना चाह रहा था, दुपट्टा राह चलते दुपट्टा खींच लेता था, उल्टी सीधे कमेंट करता था। वो जो 4 हिंदू लड़के थे उसमें से एक लड़के की बहन के साथ बदतमीजी करता था वो लड़का, असद नहीं, जो आप जहांगीरपुरी की घटना जो आप बता रहे हैं, जो भी घटना उसकी बात कर रही हूँ। अभी बहन का एंगल है। हाँ, वहाँ पे भी वही तो बहन का एंगल है। अब बहन का एंगल सूर्या में लाके जबरदस्ती डाल दिया, तो अब ये नहीं समझ आ रहा था कि बहन का कहाँ एंगल आ गया। मतलब अगर बहन के मामले में अरबाज को मारा जा सकता है तो फिर तो सूर्या को मारा जा सकता है। बहन के मामले में अब यही तो बात है कि यहाँ पर वो एंगल लाकर डाला जा रहा है। दिक्कत नहीं, मैं नहीं बोल रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ वहाँ पे बहन का एंगल था। आप इस बात को सबसे पहले आपने ये मुद्दा उठाया, सबसे पहले आपने ये मुद्दा उठाया है सर, टीवी डिबेट में आपने ये बात बोली है कि बहन का एंगल है। ये बच्चा इस बात का गवाह है। आपने कहा कि अरबाज की जो हत्या हुई है वो एक लड़के की बहन के साथ दुपट्टे खींचता था, उसकी हत्या कर दी गई। ठीक है, जस्टिफिकेशन नहीं है, गलत किया। सुन लीजिए, आप फिर जस्टिफाई अपने आप को करना शुरू कर कि नहीं मैंने ऐसे। सुन तो लो। जब मैं भी तो ध्यान से सुनता हूँ आपके सवाल, आपका जस्टिफिकेशन, सो कॉल्ड जस्टिफिकेशन। जब यहाँ अरबाज की हत्या इसलिए कर दी जा सकती है कि उसकी बहन का दुपट्टा खींचता था, तो अगर असद ने सूर्या की हत्या कर दी तो क्या गलत कर दिया भाई? मतलब आप जस्टिफाई कर रहे हैं उसकी हत्या को? मैं नहीं कर रही हूँ, आप कर रहे हैं। आप कर रहे हैं, फिर अब आपकी क्लिप कटेगी तो फिर आप गुस्सा आइएगा फिर। मेरी क्लिप तो उल्टी सीधी काटोगे आप, जिसे पहले काट दी थी नहीं, ऐसी जो मैंने नहीं। अब आप ये बोल रहे हैं कि जब उसने कर दिया तो उसे, मैं ये कह रही हूँ कि एंगल वहां पर था जो अब यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, उसको सूर्या को बदनाम करने के लिए बहन का एंगल दिया जा रहा है। बार बार उनका परिवार भी कह रहा है सर बहन बहुत बड़ी है असद की। एक चीज समझिए, पत्रकार का काम सिर्फ सवाल करने का है। पत्रकार का काम ना तो काउंटर करने का है, ना जस्टिफिकेशन देने का है। ये करेक्शन करने का काम भी होता है पत्रकार का। ये आप ये बिल्कुल होता है। तो डिबेट में तो आपको जाना नहीं चाहिए फिर, तो डिबेट में जाना ही नहीं चाहिए। अच्छा सुन तो लीजिए, माइक हमेशा अपनी तरफ रखती हैं आप, ये बड़ी दिक्कत की बात है। मुझे भी थोड़ा बोलने का मौका दो। आप तो मेरी मोब लिंचिंग कर रही हो यहाँ बैठ के, मतलब मुझे बोलने नहीं दे रही हो। माइक एक सेकंड में उधर चला जाता है, मैं पूरी बात भी नहीं करता, फिर चला। आपकी मॉब लिंचिंग हो गई इतने में, माइक अगर आपके पास नहीं है। ये मॉब लिंचिंग ही है कि आप मुझे बोलने नहीं दे रही हो कि नहीं? मॉब लिंचिंग बोलते हैं। मुझे नहीं बोलना। आप सच में इमाम हैं। आप ये बात बोल रहे हैं कि अब मैंने आपकी मॉब लिंचिंग कर दी, इतना बड़ा आरोप। इसी बात को तो मॉब लिंचिंग कहते हैं कि आप बोलने ना दो। अरे भाई हम माइनॉरिटी में हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच बोलते हैं सर, फ्रीडम ऑफ स्पीच बोला जाता है, मॉब लिंचिंग नहीं बोली जाती। मॉब लिंचिंग जो होती है भीड़ में होती है। मैं यहाँ अकेली हूँ, मेरा एक कैमरामैन है बस, और कोई नहीं है। मॉब लिंचिंग कर दी मैंने साजिद रशीदी सर की। नहीं सुनो मेरी बात, मैं ये कह रहा हूँ कि जस्टिफिकेशन देने के बजाय अगर आपको कोई मेरी बात कोई ऐसी लग रही है कि उसमें कोई सवाल आ रहा है, एक सवाल और करो, आ रहा है दूसरा सवाल और करो, तीसरा सवाल और करो। लेकिन आप जब घुमा के जस्टिफिकेशन पे चले जाते हैं ना, पत्रकार सभी जाते हैं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, सभी बड़े बड़े पत्रकारों को मैंने देख लिया कि वो जस्टिफाई करना शुरू कर देते हैं अपने बयान को कि नहीं मैंने ऐसे नहीं, वो फला जगह ऐसे भी तो हुआ था। पत्रकार का काम ये बिल्कुल नहीं है। पत्रकार का काम है सवाल पूछना। आप 1 पूछो, 10 पूछो, 50 पूछो, 100 पूछो, लेकिन सवाल पूछो, जस्टिफिकेशन मत दो, ना काउंटर करो। काउंटर क्यों काउंटर कर रहा है? एक अच्छा पत्रकार तो वही होता है जो काउंटर करना जाने, जो जस्टिफिकेशन, जो इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन है वो भी सही बताना जाने। ये भी तो पत्रकार का काम है। अवेयरनेस फैलाना ही तो पत्रकार का काम होता है। कि क्या होता है सर, पहले की तरह ऐसा नहीं होता है कि पहले वाला जो था कि बस एक शब्द पूछ के फिर पीछे खड़े हो गए, कोई जस्टिफिकेशन नहीं, कोई क्लियरिफिकेशन नहीं, कुछ भी नहीं। नहीं सवालों के जरिए से आप अवेयरनेस फैलाइए। सवालों के ज़रिए से जो भी मांग सरकार तक या आवाम तक पहुंचानी है वो पहुंचाइए सवालों के ज़रिए से। देखिए 2 पार्ट हैं जर्नलिज्म के, 2 पार्ट हैं। आप यहाँ जर्नलिज्म मत पढ़ाइए, आप मेरी लिमिटेशन मत बताइए, आप मेरी बाउंड्री नहीं बताइए। सर मैं अभी जो सूर्या पर बात कर रही हूँ आप उस पर बात करिए। मैं अभी जब इसके लिए मैं अलग क्लासेस लूँगी आपसे जर्नलिज्म सीखने। 30 सेकंड की बात है। जर्नलिज्म के 2 पार्ट हैं, एक पार्ट आप हैं, एक पार्ट मैं हूँ। आपका काम है सवाल पूछना, मेरा काम है जवाब देना। लेकिन आप जवाब जब गलत डायरेक्शन में देंगे तो क्या मैं उस पर सवाल करो। अच्छा तो मैं क्या कर रही हूँ? आपकी मॉब लिंचिंग कर रही हूँ मैं, आपकी मॉब लिंचिंग कर रही हूँ। इसको मॉब लिंचिंग कहते हैं। अब सूर्या पे आइए, क्या ये देखिए नया एंगल है कि मैंने इनकी मॉब लिंचिंग कर दी। चलिए कोशिश हाँ कोशिश की, कोशिश कर रही हैं।
रही हूँ, ठीक है। शायद ये कोशिश आगे जारी रहे। मैं ये कह रही हूँ कि जो सूर्या के, हाँ, जो आपसे सवाल पूछने का, अगर सवाल पूछना मॉब लिंचिंग है, नहीं नहीं, सवाल पूछना अगर मॉब लिंचिंग है तो मैं सवाल आपसे हमेशा पूछूंगी, मैं ये कह रही हूँ। तो मैं ये कह रही हूँ कि जो सूर्या के साथ हुआ, आप उसको कितना गलत मानते हैं? जो योगी आदित्यनाथ का एक्शन हो रहा है वो कितना सही है, क्या कहेंगे उस पर आप? देखिए, सूर्या के साथ जो कुछ हुआ गलत हुआ, हम उसकी हत्या को जस्टिफाई कर ही नहीं सकते। लेकिन असद के साथ भी जो इनकाउंटर हुआ, हम उसको भी गैर संवैधानिक कहते हैं, और ये मेरा संवैधानिक अधिकार है उस पर टीका टिप्पणी करना। सरकार की तमाम बातों को आंख बंद करके मान लेना, ये भी हिमाकत है, अंधभक्ति है। कुछ दिन पहले आप भी योगी आदित्यनाथ को आप कह रहे थे योगी मत बोलो, योगी जी बोलो, आपके ही बहुत सारे स्टेटमेंट हैं। तो आप इतना ज़्यादा जो बदल गए हैं, तो वो चीज़ है। जैसे अभी आपके बयान पहले कुछ दिन कुछ और थे, फिर अभी कुछ और बदल गए हैं, तो ये भी चीज़ तो आप देखिए ना। अब आपको नहीं अच्छा लग रहा? सुनो, मैं आज भी कहता हूँ कि योगी नहीं, योगी जी हैं। उसकी वजह सुनिए क्या है। वो एक संवैधानिक पद पर बैठे हैं, एक प्रदेश के मुखिया हैं। हमारे कुछ बातें ऐसी हो सकती हैं कि जो उनकी बातों से हमारा मन मेल ना खाए, हम उस पर सवाल खड़े कर सकते हैं, लेकिन उनकी इज्जत में कमी ना आए, ये भी हमारा धर्म है। आपको पता है, एक बार मैं खोड़ा में इंटरव्यू लेने गई थी, एक महिला आई, बकरीद के दिन गई थी, उन्होंने योगी आदित्यनाथ के लिए इतने ज़्यादा अपशब्द बोले। और मैं एक लोगों की बात नहीं कर रही हूँ, वहाँ पर भीड़ थी कम से कम 100-150 लोगों की, कोई उल्टी सीधी इतने आपत्तिजनक बातें कर रहे थे। उनको कौन सिखाता है? ये क्या शिक्षा? तब फिर सवाल खड़े हो जाते हैं। अगर हम चला देंगे वो चीज़ें, हालांकि हमने चलाई नहीं, उस महिला ने जितना गंदा गंदा बोला हमने वो चलाया नहीं, लेकिन अगर वो चला देते तो फिर यही कहा जाता कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। तो क्या ये इतना इल्म नहीं होना चाहिए कि किसी को कितना क्या बोलना है? और अगर वो मुख्यमंत्री हैं तो जो कर रहे हैं वो एक, जब सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं तो उस हिसाब से सही कर रहे होंगे। देखिए, ये बात अशिक्षित होने की है। जो आदमी शिक्षित नहीं होगा, जिसके पास एजुकेशन नहीं होगी, वो इस तरह की बकवास करेगा। जिसके पास शिक्षा होगी, वो अपनी बात को बहुत अच्छे अंदाज में सामने वाले की रिस्पेक्ट करते हुए भी अपनी बात को रख सकता है, और रखना चाहिए। भाई, जब ऊपर वाले ने, हमारा ये ईमान है, हमारी ये आस्था है कि जो भी सीएम पीएम या जो भी बनता है वो ऊपर वाले की मर्ज़ी से बनता है। जब हमारी आस्था है तो हम अपनी, अगर उसको गाली दे रहे हैं तो हम अपनी आस्था को तोड़ रहे हैं। ये कब पता चलेगा? जब आदमी शिक्षित होगा। शिक्षित तो आदमी है ही नहीं, तो जो चाहे बकवास करेगा। इसलिए अगर आप उस बयान को चला देती तो वो महिला जेल में होती अब तक, या उसकी कहीं ना कहीं कुटाई पिटाई हो चुकी होती। तो हमने नहीं चलाया ना, हमने सोचा नहीं, तो वही चीज़ है, हमने नहीं चलाया। मैं कह रही हूँ शायद सर वो चीज़ आप सुन नहीं सकते थे जिस तरीके से उस महिला ने बोला, और क्या क्या बोला, और भीड़ में पीछे हूटिंग करते हुए लोग ये बात बोल रहे थे और बहुत गंदा बोल रहे थे। तो यही कारण है कि जब ये इतना मनभेद और मन मुटाव और मतभेद है, और उसके बाद बकरीद के दिन इस तरीके की घटना हो जाती है, खासकर खोड़ा में मुस्लिम परिवार ज़्यादा रहता है, हिंदू परिवार कम रहता है, और वो अपने आप को विक्टिमाइज महसूस करता है। तो उस पर क्या कहेंगे आप? हिंदू विक्टिम कैसे हो सकता है? 80% विक्टिम हो जाएगा। जहाँ पर आबादी ज़्यादा है, मुस्लिमों की आबादी ज़्यादा है, वहाँ पर हिंदू को लगता है कि वो सताए जा रहे हैं, मुसलमानों को लगता है कि वो दबाए जा रहे हैं। मेरी बात सुनो, सूर्या की हत्या हुई, उत्तराखंड तक से लोग पहुंच गए उसके घर। कहाँ से विक्टिम हो गए वो? और लोग पैसे दे के जा रहे। मैं अभी एक वीडियो देख रहा था, कोई विधायक रहे हैं पहले, उन्होंने मेरे ख्याल के 1.5-2 लाख रुपए उसको दिए हैं, और वो वीडियो वायरल हो रही है। जब इतनी मदद उनकी हो रही है तो विक्टिम कहाँ से हो गए वो? अरबाज, मुसलमानों ने कितनी मदद की? मुसलमानों ने कितनी मदद? चिराग त्यागी के घर कितने लोग गए? ये जो फोटो खिंचवा रहे हैं यहाँ सूर्या की माँ के साथ, चिराग त्यागी के यहाँ कितने गए? गए हैं, वहाँ पे भी गए? कोई नहीं गया मैडम, कोई नहीं गया। उसकी वजह सुनो क्या है। आप गए? आप गए तो लीजिए ना, मैं तो ना उधर गया ना उधर गया, मैं दोनों जगह। लेकिन आपको सूर्या के यहाँ नहीं जाना चाहिए था, वहाँ पे चिराग त्यागी के यहाँ जाना चाहिए था, अगर आपको लग रहा है। बात पूरी तो करने दो। मैं ये कह रहा हूँ कि जहाँ टीआरपी मिलती है ना, नेता वहीं पहुँचता है। नेता वहीं पहुँचता है। जहाँ टीआरपी नहीं मिलती, नेता वहाँ फटकता भी नहीं, जाता भी नहीं। क्यों जाएगा वो? चिराग त्यागी के यहाँ, वहाँ कैमरा तो मिलेगा नहीं उसको। यहाँ तो कैमरे हैं रोज़ाना बहुत सारे, सुबह से शाम तक, तो यहाँ उसकी फ़ोटो भी आएगी और पता चलेगा हाँ नेताजी गए थे। मैं आपको एक वीडियो दिखाती हूँ। मैं गई थी खोड़ा में, मैंने कम से कम
100-150 लोगों से पूछा होगा, किसी ने नहीं बोला कि गलत हुआ। ये अंकल गूंगे हो गए, ये देखिए, जैसे मेरी बात सुनी गूंगे हो गए। बहुत साल से? अच्छा, क्या मतलब क्या दिक्कत हुई जो नहीं बोल सकते? अच्छा, मैंने सुना है कि जो लोग गूंगे होते हैं उनको सुनाई भी नहीं देता। खेल रहे हो चाचा? एक्टिंग देखिए, शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, मतलब गूंगे हो गए। कह रहे अब अभी लैंड किए, हम दिल्ली से आए, हम मेरठ से आए, मुंबई से आए। मतलब इस तरीके से बचना, इंसानियत के नाम पे बोल दीजिए। सुनिए मेरी बात, होता क्या है, आदमी जब बोलना शुरू करता है ना, इस पर कंट्रोल किसी किसी को होता है। फ्लो में ऐसी बात निकल जाती है, पता चले कुटाई हो गई, इसलिए आदमी मुसलमानों को कंट्रोल ही नहीं है, मतलब अपनी जुबान पे। नहीं, मुसलमानों की बात नहीं, हिंदू भी उल्टी सीधी बातें करते हैं। नहीं, ये लोग नहीं बोल रहे हैं, ये सारे जितने मुस्लिम्स हैं वो नहीं बोल रहे हैं। जिस मैं वही तो कह रहा हूँ, कैमरे के सामने कितने हिंदू ऐसी बकवास कर जाते हैं कि अगर कानून के तहत उनको पकड़ने पे आए, उनके पिछवाड़े लाल हो जाएं। वो तो ठीक है, हिंदुओं को छूट मिल रही है, मुसलमान को छूट नहीं है। मुसलमान कौन दे रहा है, कौन दे रहा है? सरकार की तरफ से मिल रही है, और कौन देगा छूट? अच्छा, आप लोगों को कुछ छूट मिलती थी किसकी सरकार में? हमें नहीं छूट मिल रही है। अरे तो आपको किसकी सरकार में छूट मिलती थी? कांग्रेस और समाजवादी की। ये आज साजिद रशीदी ये बात मान रहे हैं कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के राज में उनको छूट मिलती थी। खोड़ा एक ऐसी जगह है जहां पर बीजेपी का एक बैनर नहीं देखेंगे, केवल समाजवादी पार्टी का बैनर देखेंगे। मैं पूरी बात तो कर लूँ, मेरी पूरी बात ही नहीं होने देती आप, तुरंत चली जाती हैं अपने। मैं ये कह रहा हूँ, एक बंदा, एक मिसाल है कि एक बंदा जो है उसने धर्म परिवर्तन करके मुसलमान हो गया। अब 5-6 साल के बाद में उसके मुंह से राम निकल गया। एक बंदे ने कहा कि यार बड़ा बेवकूफ़ है, 5-6 साल हो गए तुझे मुसलमान बने हुए, अब भी राम कह रहा है। उसने कहा यार एक बात बताओ, 40 साल से जो राम मन में बसा हुआ था 2-4 साल में थोड़ी निकल जाएगा। तो वो जो 65 साल की मेहनत है कांग्रेस और समाजवादी की मुसलमानों पर कि करो जो तुम्हें करना है, करो जो तुम्हें करना है, चोरी, डकैती, बदमाशी, रोबरी, ये वो सारे जुर्म करो, हम छुड़वाने वाले बैठे हैं ना। अगर मुसलमान बच्चा मर्डर करके थाने पहुंचता था तो नेताजी का फ़ोन आया, अरे इसको छोड़ दो, इसके साथ कुछ नहीं करना। अब वो छूट गया, वो बाहर जाके एक और कर रहा है। बड़ा खुलासा आप कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी कांग्रेस में ऐसी चीजें होती थी। बिल्कुल तो मतलब ये मुसलमानों को बिगाड़ रहे हैं, क्योंकि अखिलेश यादव एमओआई समीकरण की बात कर रहे हैं। देखिए, कांग्रेस की सरकार कितने 65 साल करीब रही, 65 साल रही। 2009 में सच्चर कमेटी की एक रिपोर्ट लिया है 50-55 साल के बाद में कि मुसलमान दलित से बदतर ज़िंदगी जी रहा है। भाई तुम्हारी 55 साल की हुकूमत और मुसलमान तुम्हें ही वोट कर रहा है, किसी और को वोट ही नहीं दे रहा, कोई पार्टी नहीं मुकाबले में। तुमने अगर 55 साल में भी मुसलमान दलित से बदतर ज़िंदगी जी रहा है तो लानत है तुम्हारी सरकार पे, लानत है। तो ये 50-55 सालों में इन्होंने जो है समाजवादी, कांग्रेस, बहुजन समाज, ये जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं, सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियां हैं, इन तमाम पार्टियों ने मुसलमानों को गलत कामों की तरफ ले जाया, एजुकेशन से दूर रखा। आज मुसलमान एजुकेशन की तरफ आ रहा है, गलत बातों से हट रहा है। जिस इलाके से मैं आता हूँ, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से, वहाँ की पोजीशन ये थी कि हर घर में बदमाश होता था और नामी ग्रामी मर्डर करके आ जाते थे। तो आप जो बोल रहे हैं उस हिसाब से अगर कांग्रेस पार्टी ने, समाजवादी पार्टी ने मुसलमानों का शोषण किया है इतने सालों से, उनको मैनिपुलेट किया है, तो अब जो बीजेपी कर रही है उस हिसाब से सही है सब? बिल्कुल सही कर रही है भाई। जब तक 2, 4, 5, 10, 20 लोग नहीं मरेंगे, जैसे मैंने पहले कहा था, वो आधी क्लिप काट के आपने चला दी कि साहब हिंदू नहीं मरेगा तो कैसे होगा, वो क्लिप काट के चला दी थी आपने। मैं अब भी कह रहा हूँ, देखिए कोई भी इनकलाब जो आता है ना, वो कुर्बानी के बाद आता है। ये हमारे यहाँ कहावत है, इनकलाब जो आता है कुर्बानी के बाद आता है। इनकलाब मीन्स ये है कि अगर 2, 4, 10, 20 मुसलमान इस तरह से नहीं मरेंगे इनकाउंटर में, फला में, तब तक मुसलमान सोचेगा नहीं कि मुझे पढ़ाई की तरफ जाना है, एजुकेशन की तरफ जाना है। आज जो इतना कुछ हो रहा है, तो आज मुसलमान में 95% तो ये बात आ गई कि अगर मुझे आगे बढ़ना है तो मेरे लिए एजुकेशन ज़रूरी है। मुझे आगे बढ़ना है तो सिर्फ अपने कारोबार पे फोकस करना है, इधर उधर अपना टाइम गलत लोगों के साथ बैठकर गलत कामों में जाकर नहीं गंवाना है। सर ने आज पहली बार कबूला कि इनको जिस तरीके से कहा जा रहा है कि हिंदुओं को छूट मिल रही बीजेपी के राज में, मुसलमानों को छूट मिलती है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के राज में, और वो चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी आए, इसलिए वो अभी खामोश है। और तब भी जब रहा नहीं जाता तो इस तरीके की 2-4 घटनाएं हो जाती हैं। फिलहाल
खोड़ा की घटना, सूर्या चौहान की घटना और जिस तरीके से मदरसे को सील पैक कर दिया गया है और कहा जा रहा है कि ये पूरी तरीके से मान्यता प्राप्त नहीं है, इसलिए इनको बंद किया जाएगा। कल को उसके ऊपर एक्शन होता है तो क्या फिर से मुसलमान यही कहेगा कि उनको परेशान किया जा रहा है? अखिलेश यादव इस बात का फ़ायदा उठाते हुए अपने विपक्षी बयान को देते हुए नजर आएंगे, कांग्रेस पार्टी इस बात को करती हुई नजर आएगी। कहीं ना कहीं ये जो एक गुत्थी है ऐसे ही एक साइकिल की तरह चलती रहेगी और ये सारी चीज़ें होती रहेंगी। फिलहाल आप पर्टिकुलर चीज़ों को लेकर, खोड़ा की घटना को लेकर आपका क्या कुछ मानना है, आप हमें ज़रूर बताएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा द न्यूज़पेपर पे। धन्यवाद।